महबूबुल हक के अनुसार many critical variables in our global society, particularly population and industrial production, have been growing at a constant percentage rate. हमारा जो वैश्विक समाज है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से जनसंख्या और औद्योगिक उत्पादन एक स्थिर प्रतिशत दर से बढ़ते जा रहे हैं और इनके अंतर्गत प्रति वर्ष जो वृद्धि हो रही है वो लार्ज है, बड़ी है, एक्सट्रीमली लार्ज। और जो इस प्रकार की वृद्धि है, समृद्धि है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे अनमैनेजेबल होती जा रही है। इसका प्रबंधन करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर हम जब तक पॉपुलेशन के ग्रोथ को चेक नहीं करेंगे, कुछ अलग से नियामक उपाय नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस बढ़ती हुई समृद्धि को मैनेज नहीं कर सकते। दूसरी ओर पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो लगातार बढ़ रहा है, उसके सापेक्ष दूसरी ओर हमको यह दिखता है कि जो भौतिक संसाधन हैं, कृषि योग्य भूमि, कल्टीवेबल लैंड, नवीनीकरण अयोग्य खनिज, नवीनीकरण अयोग्य संसाधन, और बायोस्फीयर की प्रदूषण को अवशोषित करने की क्षमता, ये सीमित होती जा रही है। डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई सीमित होती जा रही है। बढ़ते हुए प्रोडक्शन और कंजम्पशन को सेटिस्फाई करने के लिए जिस तरीके से हम अंधाधुंध रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे रिसोर्स का फ्लो सीमित होता जाएगा और अंधाधुंध आर्थिक विकास की गतिविधियों से जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे बढ़ते हुए प्रदूषण से एक सीमा ऐसी आ रही है जहां प्रदूषण को अवशोषित करने की जो नेचुरल कैपेसिटी है वो समाप्त होती जा रही है। यदि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भविष्य में हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये स्थितियां लंबे समय तक नहीं चल सकती। एक प्रकार से 5 प्रमुख कारक हैं जो पृथ्वी पर, बायोस्फीयर पर ग्रोथ को लिमिट करते हैं, समृद्धि पर अंकुश लगाते हैं। और वो कारक हैं पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड पोल्यूशन। जनसंख्या, कृषि उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक उत्पादन तथा प्रदूषण। जो टीम ऑफ मीडोस थी, मीडोस की लीडरशिप में जो टीम थी क्लब ऑफ रोम की, उस टीम ने बड़े स्पष्ट तरीके से इस बात को बताया कि जिस प्रकार से विश्व में जनसंख्या, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का कंजम्पशन, उनका उपभोग बढ़ रहा है और जिस तरीके से उसके परिणामस्वरूप प्रदूषण बढ़ रहा है, यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चलेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को संसाधनों के संकट के रूप में और प्रदूषण की समस्या के रूप में 2050 से 2070 के बीच में एक क्राइसिस, एक संकट का सामना करना पड़ेगा। लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल
अपने आप में जिन चीज़ों का विश्लेषण करता है वे हैं रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि, एक्सेलरेटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल आउटपुट, कृषि उत्पाद की बढ़ती हुई मांग, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, डिटीरियोरेटिंग एनवायरनमेंट, पर्यावरणीय क्षरण। लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल के अंतर्गत जो ध्यान दिया गया वह इस बात पर था कि विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत बढ़ती हुई जनसंख्या और विकास की मांग किस प्रकार की है, हमारे संसाधनों के उपयोग की स्थिति किस प्रकार की है और विकास के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उसकी स्थिति किस प्रकार की है। मॉडल में, लिमिट्स टू ग्रोथ के मॉडल में क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता को एक डिपेंडेंट वेरिएबल माना गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ का सीधा संबंध फूड सप्लाई, खाद्य पूर्ति और औद्योगिक उत्पादन से है। यानी कि फूड सप्लाईज एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट्स दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिपेंडेंट पॉजिटिवली। क्वालिटी ऑफ लाइफ का सीधा संबंध किससे है? फूड सप्लाईज और इंडस्ट्रियल आउटपुट से। और इसका ऋणात्मक संबंध है किससे? जनसंख्या घनत्व और पोल्यूशन से। अर्थात अगर जनसंख्या घनत्व और प्रदूषण बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ घटेगी, और अगर फूड सप्लाईज और इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। अब फूड आउटपुट, खाद्यान्न उत्पादन, इंडस्ट्रियल आउटपुट, औद्योगिक उत्पादन, पॉपुलेशन और पोल्यूशन, ये कई प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे population growth is positively related to food output, but food output is negatively related to pollution levels, and this in turn is positively related to industrial output। अर्थात औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा तो पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। दूसरी ओर पॉपुलेशन ग्रोथ का सीधा संबंध खाद्य उत्पादों से है। फूड अवेलेबिलिटी बेटर होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने के साथ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने के साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा। इस प्रकार से कई तरीके के फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिवली और निगेटिवली एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक चित्र आपको मैंने दिया है, फिगर 13.1, सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ वेरिएबल्स लिमिटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इस चित्र के परिप्रेक्ष्य में अब उस बात को समझिए जो मैं कह रहा हूं। चित्र में यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट पर हेड या पर कैपिटा आउटपुट
Q upon N, Q total output, N total population. So Q upon N per capita output या आउटपुट पर हेड ये ऊंचा होगा, आउटपुट पर हेड ज़्यादा होगा, अधिक होगा अगर क्या हो, नंबर 1, हायर इज द अमाउंट ऑफ मेंटेनेबल नेचुरल रिसोर्सेस पर हेड. टोटल नेचुरल रिसोर्सेस L divided by total population N, that is per capita natural resources. अगर प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता ज़्यादा होगी, L अपॉन N ज़्यादा होगा, तो Q अपॉन N ज़्यादा होगा, आउटपुट पर हेड ज़्यादा होगा. दूसरी ओर जो नॉन मेंटेनेबल या नॉन एग्जॉस्टेबल, जो नॉन मेंटेनेबल या एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका अगर क्षरण होता है तो हम उनको अपनी इच्छा से दोबारा नहीं लौटा के ला सकते हैं, जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन N, यानी कि पर कैपिटा और पर हेड, पर कैपिटा और पर हेड अमाउंट ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और पर कैपिटा पर हेड अमाउंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अगर ये ज़्यादा होगा तो Q अपॉन N ज़्यादा होगा. अगली बात, हायर इज द अमाउंट ऑफ मैन मेड कैपिटल पर हेड K अपॉन N. मैन मेड कैपिटल K डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. अगर ये ज़्यादा होगा तो Q अपॉन N ज़्यादा होगा. एंड लोअर लेवल ऑफ पोल्यूशन, और अगर प्रदूषण का स्तर निम्न होगा तो Q अपॉन N ज़्यादा होगा. अर्थात जो जीवन की गुणवत्ता को बनाने के लिए बात सामने आती है, जो बात इस बात को प्रदर्शित करती है कि Q अपॉन N यानी कि आउटपुट पर हेड जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताता है, ये ज़्यादा होगा अगर L अपॉन N ज़्यादा हो, अगर E अपॉन N ज़्यादा हो, अगर K अपॉन N ज़्यादा हो, और अगर प्रदूषण कम हो. और एक बात और हम जोड़ सकते हैं, अगर टेक्नोलॉजी का लेवल एडवांस हो, टेक्नोलॉजी T अगर एडवांस है तो भी Q अपॉन N ज़्यादा होगा. इस बात के संबंध को चित्र में बताया गया है. जो चित्र आपको परिचित है उसमें हमको एक डॉटेड लाइंस दिखती हैं और एक स्ट्रॉन्ग लाइंस दिखती हैं. जो डॉटेड लाइंस हैं वो वीक रिलेशन को बताती हैं, जो स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं वो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को बताती हैं. जो मॉडल सामने आता है जिसके विश्लेषण की बात हो रही है, ये मॉडल ये प्रेडिक्ट करता है, ये भविष्यवाणी करता है, बताता है कि यदि प्रेजेंट ग्रोथ ट्रेंड इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन, फूड प्रोडक्शन एंड रिसोर्स डिप्लीशन कंटिन्यूज, then limits to growth on this planet will be reached sometimes within the next 100 years. 1970 की बात है और ये कह रहे हैं 2050 से, वही बात 2050 से 2070 के बीच में संकट आ जाएगा. मॉडल का प्रेडिक्शन ये है कि अगर वर्तमान में जो वैश्विक जनसंख्या की वृद्धि दर है, जो औद्योगिकरण की रफ्तार है, जो प्रदूषण का स्तर है, जो खाद्य उत्पादन की स्थिति है, और जिस प्रकार से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण की स्थिति है, उपयोग की स्थिति है, अगर उसको देखा नहीं गया तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे 100 साल बाद यानी कि 2070 तक
ऐसी स्थिति आ जाएगी जब हमारी समृद्धि अपने आप को बनाए नहीं रख सकेगी। देयर विल बी लिमिट्स टू ग्रोथ। प्रोफेसर मीडोज ने, क्लब ऑफ रोम के लीडर जिन्होंने लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल को प्रोपाउंड किया, बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा था, देयर मस्ट बी एन एंड सूनर और लेटर to the exponential growth of population and output, and the limit to such a growth may come upon an unexpectedly if we are not careful। निश्चित तौर पे जो जनसंख्या की वृद्धि की स्थिति है, जो उत्पादन की वृद्धि की स्थिति है और जो हमारी सीमाएं हैं, जो संसाधनों की सीमितताएं हैं, अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो बहुत ही जल्दी एक ऐसी स्थिति आएगी जहां हम अपने आप को संकट में पाएंगे अगर हम सावधान नहीं रहे। इस प्रकार से एक कोलैप्स, मीडोज ने एक कोलैप्स की बात की और उस कोलैप्स का ग्रोथ प्रोसेस में, विकास की प्रक्रिया में जो कोलैप्स होगा उसका जो सबसे बड़ा कारण होगा वो कारण है डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के अंतर संबंधों के अंतर्गत जो पर्यावरण है वो अर्थव्यवस्था के लिए कई महत्वपूर्ण क्रियाएं करता है जिनको हम इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं। और पर्यावरण की इन क्रियाओं के अंतर्गत जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण उसका फंक्शन है वो है सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमी। इसी बात की ओर इशारा करते हैं मीडोज, कहते हैं कि एक कोलैप्स हमको देखने को मिलेगा और उसका कारण होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्षरण, अत्यधिक क्षरण, यानी कि पर्यावरण अपनी उदारतापूर्वक जो अपना काम कर रहा था वह अपने काम को उदारतापूर्वक करने में असमर्थ हो जाएगा क्योंकि हम उसके पास संसाधन छोड़ेंगे ही नहीं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कमी हो गई। अब हमने उसको पूरा करने के लिए कुछ निवेश किए। अब आप इतना आगे चले जाएंगे क्षरण में कि जो निवेश आप करेंगे इन संसाधनों को पूरा करने के लिए, इनकी कमी की भरपाई करने के लिए, ये इररिपेरेबल होगी। इस क्षति को आपके इन्वेस्टमेंट्स इस क्षति को पूरा नहीं कर पाएंगे। होगा क्या? जो इंडस्ट्रियल आउटपुट्स हैं, जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज इंडस्ट्रीज की हैं, उन पर असर आएगा। और ये एक्टिविटीज रिलेटेड हैं सर्विस सेक्टर से, एग्रीकल्चरल सिस्टम से। तो अगर औद्योगिक इकाइयों की चीजें प्रभावित होंगी तो निश्चित तौर पे उसका असर सीधे सीधे सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी आएगा। एक बात, एक उपदेश जो पहले मैंने भी आपको बताया था, जीरो ग्रोथ नो ग्रोथ, एक विचार सामने आ गया। क्या करें? जीरो ग्रोथ, जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ, नो ग्रोथ, ये एडवोकेट किया गया, सुझाव दिया गया। सुझाव देने वाले भी ये जानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, जीरो ग्रोथ, नो इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन उन्होंने कहा अगर आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते जा रहे हैं, उस पर कोई परिवर्तन या उस पर कोई इनोवेशन
या नयापन नहीं सोचेंगे तो विकल्प अब वर्तमान स्थिति में अगर भविष्य को बचाना है तो एक ही है, जीरो ग्रोथ, नो इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इन बातों ने, इन विचारों ने आते आते ये अब स्पष्ट कर दिया, ये अब सिद्ध कर दिया कि अब इस बात में 1970 के दशक की बात की जा रही है, अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लिमिट्स टू ग्रोथ हमारे वर्तमान उत्पादन, उपभोग और विकास करने की जो प्रक्रिया है, इसको जो हम अब तक बिल्कुल प्रकृति का शोषण करते हुए, रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हुए, प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते हुए चलते चले जा रहे हैं, ये अब चलेगा नहीं, ये स्पष्ट हो गया। ये लिमिट्स टू ग्रोथ मुद्दा हाईलाइट होता है 1970 के दशक में, जिसका एंड 1970 के दशक में इस बात के साथ होता है कि अब यह सिद्ध है कि वर्तमान विकास का जो प्रारूप है वो चलेगा नहीं, हमको नो ग्रोथ, नो इकोनॉमिक ग्रोथ पर जाना है, और अगर ग्रोथ करनी है तो फिर सोचना होगा कि हमारे विकास करने का तरीका क्या हो, जो 1980 के दशक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक आधार बना। द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज द इशू ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ। इस बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ अब हम लिमिट्स टू ग्रोथ के अंतर्गत इस इशू को, इस मुद्दे को थोड़ा ऐतिहासिक तौर से लेकर 1970 के दशक तक, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स तक देखते हैं। देखना इसलिए जरूरी है कि विकास की संभावनाएं सीमित हैं या नहीं हैं, इसके बारे में शुरू से लेकर अब तक क्या कहा गया। लिमिट्स टू ग्रोथ इशू पर डिफरेंट व्यूज क्या हैं, लिमिट्स टू समृद्धि की सीमाएं, इस मुद्दे से संबंधित विभिन्न विचार क्या हैं, विभिन्न विचारधाराएं क्या हैं, और वो क्या विचारधाराएं मानती हैं कि लिमिट्स टू ग्रोथ हैं या नहीं हैं, इसको हम जब विस्तार रूप में देखते हैं तो हमको जो विचार सामने दिखते हैं वो विचार इस प्रकार है। पहली विचारधारा एडम स्मिथ के क्लासिकल इकोनॉमिक्स के आने के समय से, व्हेन इकोनॉमिक्स वाज स्टडीड और एस्टेब्लिश्ड एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को, एक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में पहचान और मान्यता मिलती है 1776 में एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन से। हम उस समय से देखते हैं। पहला लिमिट्स टू ग्रोथ के बारे में जो इकोनॉमिक लिटरेचर में, आर्थिक साहित्य में पहला विचार हमको दिखता है वो है व्यू ऑफ माल्थस एंड नियो माल्थस, यानी कि माल्थुजियन एंड नियो माल्थुजियन व्यूज, माल्थस और नव माल्थस विचार, अर्थात टी.आर. माल्थस और जो नव माल्थसकारी थे उनके विचार क्या थे लिमिट्स टू ग्रोथ के बारे में। डिटेल में हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी आपको बताएं कि चाहे माल्थस हो या नियो माल्थुजियन हो, दोनों यह मानते थे देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ। उनका मानना था नहीं, जो समृद्धि है उस पर अंकुश होते हैं, कोई ना कोई चीज़ समृद्धि पर अंकुश लगाती है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट व्यू, माल्थस एंड नियो माल्थुजियन व्यूज, लिमिट्स टू ग्रोथ होती हैं कि नहीं होती हैं? यस, देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ। सेकेंड व्यू हमारे सामने जो आता है वो न्यू क्लासिकल्स का, स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स व्यूज। न्यू क्लासिकल व्यूज और स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स व्यूज। स्टैंडर्ड इकोनॉमिक व्यूज जो कहता था वो कहता था नो, देयर आर नो लिमिट्स टू ग्रोथ।
जो 9% अर्थशास्त्र है जिसको हम तमाम प्रोडक्शन कंजम्पशन थ्योरी में पढ़ते हैं, उसका जो विचार था वो था नो, देयर आर नो लिमिट्स टू ग्रोथ। और इसका कारण क्या था, ये पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको इन्वायरमेंट इकोनॉमी के इंटरेक्शन में बताया है कि न्यू क्लासिकल्स की कमी ये थी कि वो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के बीच में जो मैटर और एनर्जी का फ्लो था उसको रिकॉग्नाइज करने में समर्थ नहीं थे या उसको पहचान नहीं पाए। इसीलिए अर्थव्यवस्था का पर्यावरण से संबंध क्या होता है, जो बात मटेरियल बैलेंस मॉडल के अंतर्गत इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने बहुत ही खूबी से बता दी, वो न्यू क्लासिकल्स नहीं बता पाए। दे फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी थ्रू फ्लोज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का लिमिट्स टू ग्रोथ के बारे में जो सोचना था वो कहते थे नो, देयर आर नो लिमिट्स टू ग्रोथ। कारण क्या है, डिटेल्स क्या है, बाद में बात करेंगे। तीसरा व्यू फिर सामने आता है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का, जहां केनेथ ए बोल्डिंग, जॉर्जियस केरोगन उनके विचार हैं, जहां स्टीडी स्टेट इकोनॉमी का विचार हरमन डेली का है, जहां और इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के विचार हैं, जहां क्लब ऑफ रोम के विचार हैं, जहां इकोलॉजिस्ट के विचार हैं। ये नवीन बात है। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का क्या व्यू है लिमिट्स टू ग्रोथ के बारे में, इसको जब हम देखते हैं तो फिर वो कहते हैं नो, यस देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ। यानी कि इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट क्लब ऑफ रोम 70 के डिकेड्स की जो बातें हैं वो नियो क्लासिकल्स की जो विचारधारा थी कि समृद्धि पर सीमाएं नहीं हैं, नो देयर आर नो लिमिट्स टू ग्रोथ, इस बात को क्रिटिसाइज करती हैं, इसकी आलोचना करती हैं और यह स्थापित कर देती हैं यस देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ। और इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट 70 के डिकेड के जो डेवलपमेंट थे, क्लब ऑफ रोम, मीडोज, इकोलॉजिस्ट और इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट जितने भी थे, उनकी बातें, उन्होंने 70 के दशक में जो ये मुद्दा था इशू ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ, इस मुद्दे पर एक पूर्ण विराम लगा दिया और प्रूव कर दिया कि न्यू क्लासिकल्स की जो विचारधारा चली आ रही थी, देयर आर नो लिमिट्स टू ग्रोथ, वी कैन सब्स्टिट्यूट नेचुरल रिसोर्सेज स्कैर्सिटी बाय द मैन मेड रिसोर्सेज एज लॉन्ग एज, जब तक कि ज्ञान, कौशल, तकनीक और विकास है तब तक हमको मानव निर्मित संसाधनों को पैदा करने में, उनको बढ़ाने में और उनकी प्रगति में कोई कमी नहीं होगी। और हम मानव निर्मित संसाधनों से प्राकृतिक संसाधनों की कमी को पूरा कर देंगे। देयर आर नो लिमिट्स टू ग्रोथ। ये विचारधारा जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थी, ये जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थी, इसको इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने, क्लब ऑफ रोम ने और उनके अनुयायियों ने 70 के दशक में गलत सिद्ध कर दिया और प्रूव कर दिया यस देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ। और यहीं पर यह मुद्दा समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इस पर पूर्ण विराम लग जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में यह बात स्पष्ट हो जाती है, देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ। और इसका मेजर कंट्रीब्यूशन, मेजर योगदान जिसको जाता है वो है क्लब ऑफ रोम, 70 के दशक के स्टेक होल्डर्स और इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट। और यहीं से फिर शुरुआत होती है 80 के दशक में एक नई सोच की कि अगर ऐसा विकास का जो पैटर्न है वो नहीं चलेगा तो हम क्या करें, क्योंकि हमको तो विकास भी चाहिए और पर्यावरणीय संरक्षण भी। अब आगे हम बात करेंगे कि जो चारों व्यूज़ हैं लिमिट्स टू ग्रोथ के बारे में, उसमें अलग अलग क्या कहा गया।